हेलो यार, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारे पास गुणात्मक अनुसंधान क्या होते हैं और गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन-कौन से अनुसंधान आते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न होता है कि आप चाहे जो भी पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हों या नेट जेआरएफ दे रहे हों या हायर के कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं या पीजीटी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अमूमन आपसे पूछ ही लिया जाता है। वो 4-5 ऑप्शंस आपको दे देता है और कहता है कि गुणात्मक अनुसंधान कौन से हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन-कौन से अनुसंधान आते हैं और हम स्पेशल रूप से आज हम लोग ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में अच्छे से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में अच्छे से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। और अगर आप गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हमने अपडेट कर दिया है कि गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो उसे आप जाकर के अनुसंधान के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान दोनों मिल जाएंगे और एक साथ वहाँ पे हमने उसके बारे में बता दिया है, अब उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं गुणात्मक अनुसंधान होता क्या है। तो गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत गुणात्मक विधियों में अंकित सूचकांक वाले ऐसे प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया जाता है जिनमें चरों को मात्रा के रूप में मापित किया गया हो। गुणात्मक अनुसंधान में संख्याओं और मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसंधान आते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का। यानी हमको ऐसे रिसर्च करने होते हैं इसके अंतर्गत या ऐसे रिसर्च इम्प्लीमेंट होते हैं जो जो आंकड़ों और मात्रा और संख्याओं का निरूपण के नहीं किए जाते इसके अंतर्गत, यानी जिनमें चरों की मात्रा के रूप में मापित नहीं किया जाता, यानी कितना है, 10 है, 15 है, 20 है, किलो है, लीटर है, ऐसे शब्दावली यहाँ पे प्रयोग नहीं किए जाते हैं गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत केवल सत्य तथ्य और अ, और उसके आकलन मूल्यांकन इसी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, असेस करते हैं। और यानी यहाँ पे हमको किसी की बुद्धि, गुण, चरित्र और इसी प्रकार के जो मानवीय बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं या वेदों से रिलेटेड होते हैं या रामायण, इतिहास आदि ऐसे चीज़ें हमारे पास आते हैं जिनके बारे में हम तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जिनमें मात्राओं का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे अनुसंधान के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, गुणात्मक अनुसंधान लागू हो जाता है। तो आई होप गुणात्मक अनुसंधान के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन-कौन से अनुसंधान आते हैं। स्पेशल हमारा बेस यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसंधान आते हैं। पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा है दार्शनिक अनुसंधान, तीसरा है प्रजातिक अनुसंधान, चौथा है व्यष्टि अनुसंधान, पांचवा है अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान, छठा है विषय वस्तु विश्लेषण और सातवां है मित्रों विकासात्मक अनुसंधान। तो ये 7 अनुसंधान जो है हमारे गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसको याद रख लीजिएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, प्रजातिक अनुसंधान, व्यष्टि अनुसंधान, अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान, विषय वस्तु विश्लेषण, विकासात्मक अनुसंधान। तो ये 7 अनुसंधान जो है मुख्य रूप से गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम यहाँ पे आज जो बेसिक बात करेंगे, अभी सातों अनुसंधान के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, बट आज हम सातों का तो डिस्कशन कर ही नहीं सकते एक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत सारे बड़ा वीडियो हो जाएगा और टॉपिक भी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए केवल ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे और डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दार्शनिक, प्रजातिक
और बेस्ट अनुसंधान के लिए अलग-अलग वीडियोज़ हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान होता क्या है? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान। इसमें है कि इतिहास मानव को उसके अतीत से अवगत कराता है। यह घटनाओं की केवल कालानुक्रमिक सूची या विवरण नहीं होता है, वरन तत्कालीन समय की उन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों का समाकलित वैध लेखा-जोखा होता है, जो ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या कहा गया है मित्रों कि इतिहास मानव को उसके अतीत से अवगत कराता है। इतिहास मतलब आप जानते ही हैं कि हमारे जो पूर्व घटनाएं घटित हो जाती हैं उसको हम लोग जानकारी में अपने रखते हैं, और यह घटनाओं की केवल कालानुक्रमिक सूची या विवरण नहीं होता है, वरन उस तत्कालीन समय के उन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों का समाकलित वैध रूप से लेखा जोखा होता है, यानी उसका वर्णन होता है। यानी हमारे जो पिछली परिस्थितियां या समय घटनाएं बीत गई होती हैं, उस कालखंड, उस कालानुक्रम के अंतर्गत जो जो स्थिति परिस्थितियां समाज में, व्यवहार में परिवर्तित हुई थी या घटित हुई थी, उसका लेखा जोखा एक जगह एकत्रित किया जाता है। ठीक है, और भी इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं की विधिवत ढंग से जानकारी से निसंदेह वर्तमान तथा भविष्य का उन्नयन करने में सहायता मिलती है। यानी जो घटनाओं का लेखा जोखा हमें पहले समय में या पहले के समय चक्र में जो घटित हो जाता है, उनका लेखा जोखा जब रहता है, तो उस लेखे जोखे की क्या अच्छाइयाँ थी उस समय कालखंड में, क्या बुराइयाँ थी, क्या हम बुराइयों को समाप्त करने के लिए आगे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नियमावली बना सकते हैं, क्या समाज के लिए हम हितकर कार्य कर सकते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, वो एक जानकारी मिलती है और वर्तमान तथा भविष्य का उन्नयन करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सटीक भाई बात है। इसीलिए इतिहास का सम्यक अध्ययन तथा ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान कार्य संपादित किए जाते हैं। तो इसीलिए हमको अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को समुचित रूप से व्यवस्थित करने के लिए और अच्छे से सुधार करने के लिए हमें ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करके ऐतिहासिक अनुसंधान को संपादित करना होता है, और किए भी जा रहे हैं। और यह जो अनुसंधान होता है किसके लिए हो सकता है, ये आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। यह किसी व्यक्ति, विचार, आंदोलन, संस्था या समय विशेष पर केंद्रित हो सकते हैं। अब जैसे आज हम इस वीडियो को अपडेट कर रहे हैं, तो देखिए जो यहाँ पे अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, एक जैसे आंदोलन ही ले सकते हैं या विचार ही ले सकते हैं, जो इस समय राहुल गांधी जी अपने विचारों का उन्नयन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये किसके पद कदमों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी। गांधी जी ने जिस तरीके से हर एक आंदोलन को छेड़ा था, उसी प्रकार से इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में आज चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ऐसी घटनाएं पहले न घटित होती, तो हो सकता है जो राहुल गांधी जी हैं ऐसा काम कर पाते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र में जिस व्यवस्था को पहले परिलक्षित किया गया, उसी व्यवस्था के अंतर्गत और सुधारात्मक रूप से चीज़ों को प्रकट करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं कुछ विद्वानों ने ऐतिहासिक अनुसंधान को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो उनके भी विचार हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आते हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट एवं कान्हन। इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या था का वर्णन करता है। जी हाँ मित्रों, ये याद रखिएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या था का वर्णन करता है। किसके अनुसार? जॉन डब्ल्यू बेस्ट एवं कान्हन के अनुसार। फिर इसके बाद करलिंगर आते हैं। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको सटीक कर लीजिए, करलिंगर। ठीक है, करलिंगर साहब कहते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, प्रगति तथा अनुभवों का आलोचनात्मक अन्वेषण है। तो ये करलिंगर साहब का कथन है।
फिर आगे हम बात करेंगे एक नोट का कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य अतीत की जानकारी के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क रहना। वो तो एकदम सही बात है, यही काम इसमें किया जाता है। अच्छा, जब ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता प्रारंभ करता है तो उसके लिए दो चीज़ें होती है कि वो डाटा को कहाँ से कलेक्ट करे, या किसी बिंदु पे किसी तथ्यों पे जब वो रिसर्च करने जाता है किसी समस्या पे, तो वो प्रदत्तों को कहाँ से इकट्ठा करे, यानी डाटा को कहाँ से कलेक्ट करे। तो उसके कलेक्ट करने के लिए दो स्थितियाँ होती हैं, दो स्रोत होते हैं। तो उस स्रोत को हम यहाँ पे देखते हैं, और थोड़ा-सा उसके पहले हम यहाँ पे ये बात कर लेंगे कि ऐतिहासिक प्रदत्तों के स्रोत कौन-कौन से हो सकते हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि ऐतिहासिक प्रदत्तों यानी डाटा के स्रोत कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है प्रकाशित ग्रंथ है, अप्रकाशित पांडुलिपियाँ हैं, पाषाण अथवा ताम्रपत्र पर खुदा अभिलेख हो सकते हैं, सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं, सिक्के व मुद्राएँ हो सकते हैं, और इसके अंतर्गत दैनिक जीवन की वस्तुएं हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, भग्नावशेष हो सकता है, लोक वृत्तांत हो सकता है, चित्र आदि हो सकते हैं। तो ये प्रदत्तों के स्रोत हो सकते हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में संग्रहित किए जाने वाले प्रदत्तों के स्रोतों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। यानी यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत इस्तेमाल होते हैं, तो आप याद रखिएगा वो ऐतिहासिक अनुसंधान में जो है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्राथमिक स्रोत क्या होता है और द्वितीयक स्रोत क्या होता है, और इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ प्राथमिक स्रोत होता है और द्वितीयक स्रोत, यानी प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, ये दो होते हैं प्रदत्तों को इकट्ठा करने के लिए। अब देखो, जैसे प्राथमिक स्रोत क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत वो आते हैं डाटा जिनमें जब अनुसंधान करता स्वयं जा करके डाटा को कलेक्ट करता है, यानी वो बिल्कुल एकदम प्योर होता है। सोर्स क्या होता है, प्योर होता है। यानी जैसे आगरा के ताजमहल में कौन से पत्थर लगाए गए हैं, जैसे उसको उसके पास यह एक क्यूरियोसिटी है या प्रश्न है, तो वो क्या करेगा, वो आगरा जा करके प्राथमिक स्रोत, अगर उस स्रोत के द्वारा अगर उसको डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा कि वो आगरा जाएगा और वहाँ के पत्थरों को अपने आँखों से ऑब्जर्व करेगा, और वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कौन से पत्थर हैं, और उसको नोट डाउन करता चला जाएगा। तो जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जा करके उसके स्रोत के पास जा करके डाटा को इकट्ठा करता है, तो वो सारे डाटा जो मिलते हैं वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे द्वितीयक स्रोत के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो वो कैसे होता है कि वो इसी पत्थर की जानकारी के लिए, जैसे आगरा के ताजमहल में कौन से पत्थर लगाए गए हैं, तो ये द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है कि जब वह अनुसंधान करता वहां ना जा करके, आगरा ना गया हो और ताजमहल के पास भी ना गया हो, वो किसी दस्तावेज से जो पहले वर्णित किए जा चुके हैं, या पहले दस्तावेज अभिलेख या रिकॉर्डिंग कहीं किया गया हो या रिकॉर्ड हुआ हो, तो वहां से जब वो डाटा इकट्ठा करता है तो वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। यानी वो करंट सिचुएशन में वहाँ ना हो, वो किसी अन्य माध्यम से एक जगह अपने घर पर बैठ करके डाटा इकट्ठा करने का प्रयास करता हो किसी और माध्यम के साथ द्वारा, तो वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि प्राथमिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें, आपको दो चार ऑप्शंस दे देगा और कहेगा कि प्राथमिक स्रोत कौन से हैं या द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है इसमें। तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है मित्रों, अभिलेख आ जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मौखिक वृत्तांत आ जाते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा बताया गया हो, खंडहर तथा अवशेष आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पे हम अगर द्वितीयक स्रोत के बारे में बात करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें तथा विश्वकोश, ऐतिहासिक समालोचनाएं तथा विवेचनाएं, अनुसंधान पत्रिकाएं, अनुसंधान प्रतिवेदन, पौराणिक आख्यान, लोक कथाएं तथा उपाख्यान। तो ये सारी चीजें आपके पास द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये था आपका मित्रों प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में अध्ययन। तो इस तरीके से जब हम अनुसंधान करते हैं तो ये पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ जाता है मित्रों? ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत ये चीजें वर्णित हो जाती हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछने का प्रयास करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।